हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम अध्याय 14 जैव अणु के ज्ञान परक का सॉल्यूशन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम सॉल्यूशन आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान परक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? एक एक उदाहरण दीजिए। तो आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल को देखते हैं। आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है या आहार से प्राप्त होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से होंगे? बैलीन, आइसोल्यूमिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल कहलाते हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। उदाहरण एलनिन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेनिन। ये अनावश्यक अमीनो अम्ल के उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में विभेद कीजिए। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं। रेशेदार प्रोटीन अम्ल में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर कुंडन बनाती है जिसके कारण प्रोटीन का आकार गोलाकार होता है। और गोलाकार प्रोटीन में क्या होता है? गोलीकार प्रोटीन पेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलीकृत प्राप्त कर लेती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रेशेदार प्रोटीन जल में अम्लीय होता है। ये रेशेदार जल में अम्लीय होते हैं। रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं। ये प्रोटीन ताप व पीएच मान पर निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं? पेप्टाइड बंध देखते हैं यहाँ पर। अमीनो अम्ल जैव क्रियात्मक अणु होते हैं जिसमें एक सिरे पर NH2 समूह तथा दूसरे सिरे पर COOH समूह होते हैं। जब दो अमीनो अम्ल परस्पर संयोग करते हैं तो एक अमीनो अम्ल का COOH समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के साथ संघनित होकर जल का अणु निकालता है। फलस्वरूप COOH प्रकार के एक नए बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार निर्मित नए बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं तथा संघनित उत्पाद को डाइपेप्टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। DNA RNA में अंतर देखते हैं। फर्स्ट अंतर है DNA, इसमें 2 सूत्र होते हैं, इसमें 1 सूत्र होता है। एक प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है। इसमें डीऑक्साइड राइबो शर्करा होती है, इसमें राइबो शर्करा होती है। यह मुख्यतः क्रोमोसोम में पाया जाता है यह नाभिक तथा साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन होते हैं। इसमें एडिसिन, ग्वानिन व यूरेसिल होते हैं। DNA की अधिकतम मात्रा कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। RNA की अधिकतम मात्रा उसके केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में ही होती है। केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी DNA मिलता है। इन संरचनाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इसके उदाहरण। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं देखते हैं। वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है अथवा वे पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात यौगिक देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड। सबसे पहले मोनोसैकेराइड की परिभाषा देखते हैं। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn होता है, जहां N का मान क्या होता है? 1 से 10 तक हो सकता है। ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। सेकेंड देखते हैं, डाइसैकेराइड। इनका जल अपघटन हो जाता है। ये वे शर्करा हैं जो मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयुक्त होने या जल में एक अणु के निष्कर्षण द्वारा बनता है। दोनों मोनोसैकेराइड प्रायः हेक्सोस देते हैं। उनमें से एक अणु ग्लूकोज होता है। इन सैकेराइड का अणुसूत्र C12H22O11 होता है। उदाहरण क्या हो जाएंगे? सुक्रोज और माल्टोज हो जाएंगे।
थर्ड देखते हैं पॉलीसैकेराइड। ये वे सैकेराइड हैं जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसैकेराइड के एन अणु देते हैं। ये रंगहीन तथा स्वादहीन होते हैं। इनका अणुसूत्र CnH10ON होता है। उदाहरण स्टार्च, सेल्यूलोज हो जाएगा। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना और एंड तक वीडियो देखना। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नई सोच में मिल जाएगी। आप वहां जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप पूरी वीडियो देख लें। कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखते हैं यहाँ पर। यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। यह जैव ईंधन की तरह कार्य करता है और जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6CO2 + 6H2O + ΔH। वहाँ पर ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? -2870 किलोजूल पर मोल ऊर्जा प्राप्त होगी। सेकेंड कार्य देखते हैं। लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आरक्षित है जो जल अपघटित होकर आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलोज घास पौधों में पाया जाता है जो घास चरने वाले जानवरों को ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि जानवरों के शरीर में सेल्यूलोज को ग्लूकोज में जल अपघटित करने वाले विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों को उदाहरण से समझिए। तो विटामिन क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। विटामिन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर विटामिन के प्रकार देखते हैं। विटामिन दो टाइप से होते हैं, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। इन वर्ग में उस विटामिन को रखा जाता है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। ये विटामिन A, D, E तथा K ये यकृत तथा एडिपोज ऊतक में संग्रहित रहते हैं। सेकंड होता है जल में विलेय विटामिन। विटामिन C तथा विटामिन B समूह के विटामिन जल में विलेय होते हैं, इसी कारण इन्हें इस वर्ग में रखा गया है। जबकि बायोटिन अर्थात विटामिन H न तो जल में विलेय हो न ही वसा में रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन K जिम्मेदार होता है। यहाँ पे विटामिन A किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। विटामिन B किससे प्राप्त होता है? विटामिन B भी दूध से प्राप्त होता है। विटामिन B2 दूध से। विटामिन B6 अनाज से। विटामिन B12 कलेजी से। विटामिन C नींबू से। विटामिन D दूध से। विटामिन E अंकुरित अनाज से। और विटामिन K किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यहाँ पर उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना समझाइए। तो यहाँ पर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखते हैं। प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे भी प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए प्रोटीन को जल अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार उत्पन्न एमिनो अम्ल की पहचान कर लेते हैं। प्रत्येक की प्रकृति और मात्रा क्रम निर्धारण में प्रयुक्त होती है। जल अपघटन के विभिन्न पद होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीओसेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, सरल पेप्टाइड, अल्फा एमिनो अम्ल। यहाँ पर प्रोटीन की प्राथमिक संरचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को उदाहरण से समझाइए। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तथा ऐसे बृहद बहुलकीय पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण रासायनिक गुणों तथा आणविक संरचना के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिनका और आगे जल अपघटन नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्डोस तथा कीटोस। अब डाइसैकेराइड, इनका जल अपघटन होता है। जल अपघटन पर इनका अणु मोनोसैकेराइड के दो अणु देता है। उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आदि। पॉलीसैकेराइड, ये अनेक मोनोसैकेराइड यूनिट के परस्पर ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा बनने से बनते हैं। जल अपघटन पर ये मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। यह रंगहीन तथा स्वादहीन होते हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो यहाँ पर अल्फा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर दिए गए हैं। सबसे पहले अल्फा अमीनो अम्ल में सरल यौगिक जिसमें अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिल अम्ल समूह होता है अमीनो अम्ल कहलाते हैं। प्रोटीन में जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं। सेकेंड, अमीनो अम्ल के संयोजन से डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पर प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल बनते हैं। उदाहरण दिए गए हैं ग्लाइसिन, लाइसिन और यहाँ पर हीमोग्लोबिन और केशिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो यहाँ पर विटामिन क्यों आवश्यक है, उनके कार्य, कमी से होने वाले रोग, विटामिन का रासायनिक नाम और सूत्र सब कुछ दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं इसको, वसा में विलय होता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं, गाजर, पपीता, मांस, अंडा, मक्खन। इसके कारण क्या हो जाएगा, संक्रमण में रक्षा करता है, आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी, जीरोफैप्टाइटिस, शिशुओं की वृद्धि मंद होना, त्वचा का शुष्क होना। विटामिन B1 क्या होता है, विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, जल में विलय होता है। ये किस किस से प्राप्त होता है, चावल की छीलन, यीस्ट, गेहूं के छिलके, अंडे, मछली आदि से। तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाए रखता है और शरीर की वृद्धि करता है, इसीलिए हमें विटामिन B1 लेना चाहिए। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है, भूख ना लगना, पेशियों का कमज़ोर होना, हृदय कमज़ोर होना। विटामिन B12 से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन B12 से कोलोसिस होना, जीभ पर दाने निकलना, होंठों का फटना। यह कहाँ से प्राप्त होता है, चावल की छीलन, दूध, यीस्ट, पनीर, अंडे, मांस, हरी सब्जियां आदि से। यह क्यों लेना चाहिए, शरीर की वृद्धि करता है, बालों को गिरने से रोकता है। विटामिन B4 देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। यह ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का, हरी पत्ती की सब्जियों से प्राप्त होता है। शरीर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखता है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, मानसिक असंतुलन होना, त्वचा खुरदरी होना इसकी कमी से होते हैं। विटामिन B10 को क्या बोलते हैं, फोलिक अम्ल बोलते हैं। यह केला, नींबू, पालक, अंडा, मांस, यकृत, गुर्दे, यीस्ट आदि से प्राप्त होता है। यह रक्त का निर्माण करता है, अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म सहायक होते हैं। अरक्तता, खून की कमी होना, शरीर कमज़ोर होना, यह विटामिन B10 की कमी से होता है। अब यहाँ पे विटामिन B12 दिया गया है, यह किससे प्राप्त होता है, अंडे, मांस, दूध, मछली के यकृत आदि से प्राप्त होता है। यह रक्त का निर्माण करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रणाशी, अरक्तता होना। विटामिन C से देखते हैं, विटामिन C को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। यह आंवला, संतरा, नींबू, पत्ता गोभी, टमाटर, मौसम्बी, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है, घाव भरने में सहायक होता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है या रक्तपित्त होना, मसूड़े फूलना, उनमें रक्त आना, हड्डियों का भंगुर होना। यहाँ पर विटामिन D की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होना, सूखा होना, हड्डियाँ नर्म टेढ़ी मेढ़ी होना, हड्डियाँ गलने लगती हैं। यहाँ किसके प्राप्त होता है, दूध, मछली, मक्खन, अंडा, सूर्य के प्रकाश से त्वचा के निर्माण में। अब हड्डियों को मजबूत बनाता है तथा पी के उपापचयन नियंत्रण में सहायक होता है। विटामिन E की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन E की कमी से जनन अंगों का कमज़ोर होना, बंध्यता होना और पेशियाँ कमज़ोर होना। ये किससे प्राप्त होता है, विनोले का तेल, अंडा, अंकुरित अनाज, मांस से। जनन क्षमता को बढ़ाता है, जनन अंगों को मजबूत बनाता है। आशा करती हूँ आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल नई से उसको सब्सक्राइब करें। और इसके आगे का जो समझ फर्क की वीडियो है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, आप उसको भी देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।